हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 27 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 27 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 26 जुलाई को हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि असम में बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निर्माण का जो प्रस्ताव था, इसे मंजूरी मिल चुकी है। अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो की हुई अमेरिका में, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, यहाँ दो करेक्शन मैंने क्विज में कराया था, यहाँ कराना भूल गई हूँ, ये भी कर दूंगी। यहाँ नीरज चोपड़ा मुझे लिखना है। और अभी हाल ही में यहाँ स्थान की जगह संस्थान होना चाहिए कि किस संस्थान ने। तो इसरो ने अभी हाल ही में बैंगलोर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये किताब है आराधना जौहरी की। राष्ट्रीय प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया। पहला खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग यानी कि जो तलवारबाजी चैंपियनशिप है, दिल्ली में शुरू हुई है। 15वीं राष्ट्रपति भारत की बन गई है द्रौपदी मुर्मू। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये बनी है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है बुरहानपुर। ठीक है, तो चलो अब शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन, ये आप लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जरूर सुना होगा। ये है क्या एक्चुअल में? मैं आपको बता दूं, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चलता फिरता घर आप कह सकते हैं। एक 4 BHK फ्लैट यदि आप कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, जहां इंसान जाते हैं और रहते हैं। मतलब कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने कह दिया, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, ये पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट क्लास में स्थापित किए जाते हैं, जिसमें कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये रहते हैं और वहां जाकर के ये क्या करते हैं, ये रिसर्च करने का काम करते हैं। जब इनका काम वापस हो जाता है तब ये पृथ्वी पर लौट आते हैं, धरती से 400 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है ना? तो वैसे आप लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पढ़ा होगा। इसकी जो स्थापना है, ये 5 देशों ने मिलकर के की थी, या 5 आप कह सकते हैं स्पेस स्टेशनों ने मिलकर के की थी। जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉस कॉस्मोस ने, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने, यूरोपीय यूनियन का जो ISA है, और कनाडा का कनाडियन स्पेस एजेंसी CSA। इन 5 स्पेस एजेंसियों के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ चाइना का तो नाम ही नहीं है। तो अब आप लोग ये रिलेट कर पाओगे, कुछ समय पहले ही चाइना ने घोषणा की थी कि ये स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाएगा, है ना? तो ये टुकड़ों टुकड़ों में उसके मॉड्यूल को भेजेगा। जैसे कि आ, ये आप कुछ ऐसे देख पा रहे हैं। तो स्पेस स्टेशन चलता फिरता घर होगा, फर्स्ट मॉड्यूल भेजा, सेकेंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, तब जाकर के एक तरह का घर टाइप का कंप्लीट हो सकेगा। तो अभी क्या है, इसका सेकेंड मॉड्यूल इसने लॉन्च कर दिया है। किसने? चाइना ने। 23 टन वजन वाला ये वेंटियल लैब मॉड्यूल है। इसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का नाम भी आप याद रख सकते हैं, इसके माध्यम से भेजा गया है। ये अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। और स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो 3 मॉड्यूल भेजे जाने थे चाइना के द्वारा, इसका ये दूसरा है, मैंने बता दिया है। चाइना जो कि एरिया वाइज एशिया का सबसे बड़ा देश है, एशिया का। वैसे एरिया वाइज सबसे बड़ा देश पूरी दुनिया का रशिया है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश ये चाइना हो जाएगा। लेकिन 11 जुलाई को जो जनसंख्या रिपोर्ट जारी की गई, इसमें कहा गया है कि अगले साल तक भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। इसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। अब देखो, इसकी करेंसी में आप कंफ्यूज ना हो कि युआन होगी कि रेनमिनबी। जैसे इंडियन करेंसी क्या है, रुपया, बल्कि फिर उसका सब रुपीज हम पढ़ते हैं, मतलब कि सब में क्या पढ़ेंगे, पैसे। लेकिन करेंसी तो अपनी रुपया ही हुई। सेम इसी तरह से रेनमिनबी ही इसी के अंतर्गत युआन आता है। ठीक है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आप लोगों को मालूम है, जो कि भारत और चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। अब यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, तो हम हर देश की स्पेस एजेंसी से कुछ ना कुछ फैक्ट रिलेट कर पाएंगे। मिशन परसीवरेंस, ये नासा का मंगल मिशन था, जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रहा था। चाइना का भी मंगल मिशन था, यदि आप लोग रिलेट करोगे तो तियानवेन 1, इसी के माध्यम से इसका जुरोंग रोवर ये भी चर्चे में आया था।
यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होप। और साउथ कोरिया ने अपना पहला सैटेलाइट, स्वदेश निर्मित पहला सैटेलाइट रॉकेट है नूरी रॉकेट, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी सफिशिएंट थी। अगला प्रश्न हम चलते हैं, किस संस्थान ने ई अमृत नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही ई अमृत, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन अब क्या लॉन्च किया गया है? ई अमृत मोबाइल। दोनों को ही नीति आयोग ने रिलीज किया है। मतलब कि ई व्हीकल भारत में आप जानते ही हो कि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि भारत ने जो कोप 26 हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, इसमें भारत जो ये वादा कराया था कि हम 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएंगे, इसके लिए भारत ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को बढ़ावा तो दे ही रहा है, ई व्हीकल को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो ई व्हीकल के क्या क्या फायदे हैं, इसके एंगेजमेंट टूल जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन में मिल सकेगी। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी और लाभ को समझने के लिए अभी हाल ही में ई अमृत पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष का नाम जिन्होंने राजीव कुमार याद रखा है वे भूल जाइए, क्योंकि अब जो उपाध्यक्ष है ये सुमन बेरी बन गए हैं। और सीईओ जिन्होंने अमिताभ कांत याद रखा है वो भी भूल जाए, क्योंकि अब जो सीईओ है ये परमेश्वरन अय्यर बन गए हैं। ठीक है। इसरो से आप क्या रिलेट कर सकते हो? युवा विज्ञानी कार्यक्रम यूवी का, जिसके तहत 150 यंग साइंटिस्ट यानी कि बच्चों का सिलेक्शन है जो कि किया गया है। और डीआरडीओ से आप क्या रिलेट करोगे? इसने एक बाइक एम्बुलेंस डेवलप की थी, बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ के जवानों के लिए, जिसका नाम क्या था? रक्षिता। इसके अलावा आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। नीति आयोग से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, हाल ही के दिनों में इसके द्वारा स्वैपिंग पॉलिसी जो जारी की गई थी काफी ज्यादा चर्चे में रही थी। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में फाइनल मैच में महाराष्ट्र को हरा करके लगातार चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है। एडिशन इसका 69 था। आयोजन स्थल इसका हरियाणा रहा था। यदि आप लोग रिलेट करोगे तो हरियाणा का जो पंचकुला है ये चर्चे में था, क्योंकि यहाँ भी हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो टॉप पर रहा था, टॉप पर कौन था? हरियाणा ही रहा था। अब जो नेक्स्ट होगा इसे मध्य प्रदेश होस्ट करेगा। हरियाणा के बारे में मैंने बता ही दिया, टॉप पर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश ये भी हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीता है ना, क्रिकेट से रिलेटेड ये ट्रॉफी है। फिर केरल संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, ये केरल ने जीती है। फिर यदि आप रिलेट करोगे हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश ने क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है जो कि पहली बार जीती। कौन सी ट्रॉफी है? विजय हजारे ट्रॉफी हो जाएगी। और इसके अलावा एक क्रिकेट से ही रिलेटेड ट्रॉफी यदि आप रिलेट करोगे तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की किसने जीती है? ये तमिलनाडु ने जीती। 2022 का तो हुआ नहीं ना, 2021 का। ये तमिलनाडु इसमें विजेता रही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो कौशिक राजशेखर हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीत लिया है। ये अमेरिका का जो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है ना, इसमें इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। तो इन्हें जो पुरस्कार है ये बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता टेक्नोलॉजी में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन ये भारतीय मूल के हैं, मतलब भारतीय ही हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ है जो कि चुना गया था। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ ये 30 से कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ ऐसा इनोवेटिव काम किया होता है। इसके अलावा इन्हें हाल ही के दिनों में अर्थ शॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ से आप डेविड अटनबरो का भी नाम रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इन्हें भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
फिर एक ऑप्शन यहाँ से बच जा रहा है रणजीत सिंह दिसाले का। ये एक टीचर है, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। इन्हें अभी हाल ही में मतलब बीते साल इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे, रणजीत दिसाले। अगला प्रश्न है वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं। हाल ही में अक्षय मुंद्रा जो है, ये जो दूरसंचार कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसके नए सीईओ बन गए हैं। रविंदर टक्कर को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो वोडाफोन आइडिया मर्ज हुई 2018 में। मुख्यालय इसका क्रमशः मुंबई और यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में हो जाएगा। कुमार मंगलम बिरला इसके संस्थापक है और इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप है। परमेश्वरन अय्यर, देखो यहाँ सीईओ का डिस्कशन आया है तो बाकी ऑप्शन भी हम सीईओ से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जैसे कि नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। आशीष कुमार चौहान हाल ही के दिनों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सलिल एस पारेख, ये एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है इन्फोसिस, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बैंगलोर में है। इसके दोबारा से सीईओ सलिल पारेख बने। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो इंदर मिटगिल हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेने जा रहे हैं, ये रिप्लेस करेंगे कारमेन रेनहार्ड को। तो विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। पहले कौन थे, कौशिक बसु, जो कि 2012 से 16 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया है जो वर्ल्ड बैंक है ये लॉन्ग टर्म लोन देता है 30-40 साल तक का, जबकि जो आईएमएफ होता है ये शॉर्ट टर्म देता है 3-4 साल का। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई, संचालन इसका 1945 से शुरू हुआ। वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी हुई है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 13वें क्रम के ये इसके प्रेसिडेंट है, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा भारतीय मूल के ऐसे काफी सारे व्यक्ति हैं जिनकी इंटरनेशनल कंपनीज में या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिनकी नियुक्ति है जो कि की गई है। डेविड मलपास तो ये मैंने बता ही दिया है, वर्ल्ड बैंक के ये अध्यक्ष हो जाएंगे, 13वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे। जबकि वर्ल्ड बैंक में जो सीएफओ हैं ये भारतीय मूल की हैं, अंशुला कांत। पहले ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एमडी थी। वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले तो मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ थी, वो भी भारतीय मूल की थी। वो डिप्टी एमडी बनी है अभी हाल ही में और इनका स्थान लिया है, मतलब कि अब आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री जो है पीरे ओलिवेर गॉरेंचस है, जो कि ये बन गए हैं। एक टर्म आप याद रखेंगे कि इसी वर्ल्ड बैंक के द्वारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है, लेकिन अभी 2 सालों से इसने अपने इस रिपोर्ट के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगला प्रश्न है सकुरा जिमा ज्वालामुखी किस देश में फटा है। तो हाल ही में चर्चे में था सकुरा जिमा ज्वालामुखी, जो कि जापान में विस्फोट हुआ है इसका। क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लगातार 3 दिनों से ये फटा हुआ है और इसके लिए यहाँ अभी हाल ही में लेवल 5 यानी कि हाई लेवल का अलर्ट है, जो कि घोषित किया गया है। 3 किलोमीटर के दायरे में ये ज्वालामुखी चट्टाने हैं जो कि ये गिर सकती हैं, यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी में और बाकी 3 ज्वालामुखी में अंतर आप लोगों को मालूम होगा। वैसे 3 तरह के ज्वालामुखी आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब ज्वालामुखी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना बेसिक मालूम होगा कि ज्वालामुखी है क्या। बेसिकली 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लगातार विस्फोट होते रहता है, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये विस्फोटित होते रहते हैं। फिर होता है एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, काफी समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन आगे विस्फोट होने के चांस है। फिर लास्ट में है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जिसमें कि मान लो हजारों साल से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ विस्फोट हो सकता है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी की मैं बात कर रही हूँ, जो कि आज जापान का डिस्कशन आया है। ज्वालामुखी का नाम है सकुरा जिमा ज्वालामुखी। तो जापान के बारे में यदि मैं बात करूँ तो इसकी राजधानी हो जाएगी टोक्यो। टोक्यो ये होन्शु द्वीप में है। 4 प्रमुख द्वीप है जापान के, क्यूशु, सिकोकू, होन्शु और हकाइडो। इसकी कैपिटल तो टोक्यो है। करेंसी यहाँ की येन हो जाएगी। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये हो जाएंगे फूमियो किशिदा। प्राइम मिनिस्टर से याद आया, अभी हाल ही में जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इनका यहाँ पे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इन्हें जापान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। हाल ही के दिनों में ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया, जापान इसमें टॉप पर रहा है। इसमें इंडिया की रैंकिंग फिलहाल 87 है, जो कि बताई गई है। 2 प्रमुख एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हो जो कि जापान और भारत के बीच आयोजित की जाती है। एक तो धर्म गार्डियन हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी सिन्यू मैत्री।
अब इस क्वेश्चन में डिस्कशन आया है किसी सक्रिय ज्वालामुखी का, तो बाकी के कुछ ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही के दिनों में सक्रिय ज्वालामुखी के कारण चर्चे में थे। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर का ना एक संघीय ज्वालामुखी चर्चे में था। ये इक्वाडोर का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। सेम वैसे ही इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। बीते एक साल में काफी बार यहाँ विस्फोट देखने को मिल चुका है। और फिलीपींस एशिया महाद्वीप में है, और इंडोनेशिया भी वैसे एशिया में है। तो यहाँ एक ताल ज्वालामुखी जो कि चर्चे में रहा था। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये किसने जीती है? तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि अभी हाल ही में जीत ली है मैक्स वर्स्टप्पन ने। देखिए जो मैक्स वर्स्टप्पन है ना, ये रेड बुल के ड्राइवर है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये वही नीदरलैंड है जिसने अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा वुमेन्स हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है, इसमें नीदरलैंड ये विनर रहा था। और इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। सेम वैसे ही यदि मैं बात करूं जॉर्ज रशल की, तो ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। सर्जियो पेरेज ये जो कि ये चौथे स्थान पर हैं, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। अच्छा, काफी बार आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा ग्रैंड प्रिक्स का। ये एक्चुअल में होती क्या है? देखिए F1 मतलब फॉर्मूला 1। तो देखो, रेसिंग की दुनिया में फॉर्मूला 1 ने कार रेसिंग को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया है और इसे फॉर्मूला 1 या F1 के नाम से भी जाना जाता है। जो फॉर्मूला 1 है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हर कंट्री में आयोजित नहीं की जाती है। इसमें खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में वही ड्राइवर भाग ले सकते हैं जिनके पास सुपर लाइसेंस होता है। और इसका जो आयोजन है, फॉर्मूला 1 की जो रेस होती है ना, इसका आयोजन FIA के द्वारा कराया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नामक संस्था इसका आयोजन करती है, जिसकी स्थापना है जो ये 1904 में की गई थी। ठीक है, जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उसे फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है। ठीक है, और इसका इतिहास वैसे लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1920-30 में फॉर्मूला 1 का आयोजन किया गया था और फिर आधिकारिक तौर पर तो 1947 के बाद ही किया जाने लगा। क्या भारत कभी इसे होस्ट करा है? तो भारत इसका आयोजन कर चुका है। अक्टूबर 2011 में भारत ने पहली बार फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप का आयोजन जो कि किया था, कहाँ? दिल्ली में आयोजन हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, कारगिल विजय दिवस ये मनाया कब जाता है? तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कारगिल विजय दिवस जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जो भारत के शहीद मतलब शहीदों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने उस युद्ध में अपनी कुर्बानी दे दी थी, उनके सम्मान में कारगिल विजय दिवस है जो कि ये मनाया जाता है। 1999 का ये युद्ध था। उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि जिस समय कारगिल युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, कारगिल युद्ध ये 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ था। कारगिल युद्ध में भारत ने 500 से अधिक सैनिकों को खोया था, जिनकी स्मृति में श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमने मनाया है 23 जुलाई को, ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को इनकम टैक्स CBDT के द्वारा मनाया जाता है आयकर दिवस। 22 जुलाई को विश्व ब्रेन दिवस यानी कि मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को शतरंज दिवस। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। केरल में फिल्म जगत का सर्वोच्च जो सम्मान है डेनियल पुरस्कार, JC डेनियल अवार्ड, जिससे अभी हाल ही में KP कुमारन है जो कि ये सम्मानित किए गए हैं। और मलयालम फिल्म निर्माता है, इनके द्वारा इनके फिल्मों में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि इन्होंने मलयालम सिनेमा में कंट्रीब्यूट किया है। अवार्ड के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी हाल ही में जो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए ना, मतलब दिए जाने हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अजय देवगन और सूर्या ने। रजनीकांत इन्हें 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। आज का सवाल है
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, देखिए इसका आंसर मैंने वीडियो में ही दे दिया है। यदि वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर ले और वीडियो यदि पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।